नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महावीर ग्रीन स्टार चैनल से फिर आपके सामने लेकर आया हूँ एक और अच्छी सी वीडियो। मेरी इस वीडियो को देखने से पहले मेरे ग्रीन स्टार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज की वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। BA 6 सेमेस्टर है, हिस्ट्री के नोट्स हैं दोस्तों, यूनिट फर्स्ट है। हरियाणा में कोई भी यूनिवर्सिटी हो, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। KUK हो, CDLU हो, CRSU हो या कोई भी MDU हो या जो भी यूनिवर्सिटी हरियाणा की है, तो उससे रिलेटेड ये बिल्कुल ही आसान सिंपल लैंग्वेज के अंदर नोट्स बनाए गए हैं और एग्ज़ाम के अंदर आते हैं दोस्तों। मेरी इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर नोट्स पसंद आए, लैंग्वेज आसान लगे, तो इसकी अगर आपको पूरी PDF चाहिए तो मैं लास्ट में बताऊंगा कहाँ से मिल सकती है आपको पूरे के पूरे नोट्स की PDF फाइल। तो दोस्तों शुरू करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। आपका कि साम्राज्यवाद से आप क्या समझते हैं, इसके प्रसार के कारण और प्रभाव का उल्लेख कीजिए। यह क्वेश्चन आ सकता है, अफ्रीका और एशिया में साम्राज्यवाद के उदय विकास के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे। तो आंसर है दोस्तों कि साम्राज्यवाद को अंग्रेजी में इंपीरियलिज्म कहा जाता है, जो इंपरेटर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है किसी शक्तिशाली राज्य द्वारा कमजोर राज्य पर अधिकार करना। वैसे तो विश्व में साम्राज्यवाद की भावना प्राचीन काल से चली आ रही है, परंतु आधुनिक काल में साम्राज्यवाद ने दूसरा रूप ले लिया है। नवीन साम्राज्यवाद में अब राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि आर्थिक उद्देश्य के लिए कमजोर राज्यों पर अधिकार किया जाता है। नवीन साम्राज्यवाद में यूरोप के देश अपने व्यापार और उद्योग को विकसित करने के लिए दूर दराज के देशों में अपनी शक्ति बढ़ाते थे। अब आता है साम्राज्यवाद के विकास के कारण। सबसे पहला है औद्योगिक क्रांति। कहते हैं 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यूरोप के विभिन्न देशों में औद्योगिक क्रांति आई। इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, रूस, हॉलैंड आदि देशों में कुटीर उद्योगों के स्थान पर अब बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना हो गई। यानी छोटे उद्योग की जगह बड़े उद्योगों ने ले ली, जिनमें आधुनिक मशीनों द्वारा माल तैयार किया जाता था। नई नई टेक्नोलॉजी आई और इन कारखानों में जैसे जैसे उत्पादन बढ़ा, वैसे वैसे कच्चे माल की कमी भी महसूस की जाने लगी। इसके अतिरिक्त इन कारखानों में तैयार माल की बिक्री हेतु अब नई मंडियों की जरूरत पड़ने लगी। अतः यूरोपीय देशों ने कच्चे माल की प्राप्ति और तैयार माल को बेचने के लिए मंडियों की तलाश शुरू कर दी। दूर दराज के देशों में अपने अपने उपनिवेश बनाना आरंभ कर दिया, क्योंकि मंडियां और उपनिवेशों के बिना उनकी औद्योगिक प्रगति संभव नहीं थी। सेकंड पॉइंट है नई मंडियों की खोज। कहते हैं यूरोपीय देशों ने अपने देशों के कारखानों के लिए कच्चा माल प्राप्त करने और तैयार माल को बेचने के लिए दूसरे देशों में नई नई मंडियों की खोज आरंभ करनी शुरू कर दी। अतः यूरोपीय देशों ने अफ्रीका और एशिया के विभिन्न देशों में उपनिवेश बनाने शुरू कर दिए। अफ्रीका और एशिया के देश यूरोपीय देशों की कच्चे माल और तैयार माल के बाजार दोनों की पूर्ति आसानी से कर सकते थे। यह भी साम्राज्यवाद के उत्थान का कारण बना। थर्ड पॉइंट है जनसंख्या की वृद्धि। कि 19वीं शताब्दी की यूरोप की जनसंख्या में बहुत वृद्धि हुई। जनसंख्या की वृद्धि ने लोगों के लिए रोजगार और बसने संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर दी। अतः इन समस्याओं से निपटने के लिए यूरोपीय देशों ने लोगों को अपने उपनिवेशों में भेजना आरंभ कर दिया। अतः जनसंख्या की वृद्धि से भी उपनिवेशों का उत्थान हुआ। चौथा है नंबर 4 पॉइंट है दोस्तों, यातायात व संचार के साधनों का विकास।
कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यातायात और संचार के साधनों का भी बहुत विकास हुआ। इस काल में भाप और विद्युत से चलने वाले इंजनों का आविष्कार हुआ, जिन्होंने लोगों की दुनिया ही बदल कर रख दी। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना बहुत आसान हो गया। तार के आविष्कार से लोग दूर दराज के क्षेत्रों में बैठकर भी एक दूसरे से संपर्क स्थापित कर सकते थे। इस प्रकार यातायात और संचार के साधन भी साम्राज्यवाद की उत्पत्ति का कारण बने। पांचवा है अतिरिक्त पूंजी का निवेश। कहते हैं 19वीं शताब्दी में औद्योगिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप यूरोपीय देशों के पास अतिरिक्त पूंजी इकट्ठी हो गई थी। वे अपने क्षेत्रों में इस पूंजी को निवेश नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने दूसरे देशों में पूंजी निवेश करने के लिए उपनिवेशों की खोज करना आरंभ कर दिया। अतः अतिरिक्त पूंजी निवेश के कारण भी साम्राज्यवाद का उत्थान हुआ। छठा है प्रेस का योगदान। कहते हैं यूरोपीय देशों की प्रेस ने भी साम्राज्यवाद की भावना को विकसित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इंग्लैंड के विद्वानों ने साम्राज्यवाद पर अनेक पुस्तकें लिखी। इन विद्वानों ने अपनी पुस्तकों में साम्राज्यवाद के गुणों का वर्णन किया। इसके अतिरिक्त विभिन्न देशों में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों ने भी उपनिवेशों की आवश्यकता पर बल दिया। इनमें बताया गया था कि आर्थिक उन्नति के लिए साम्राज्यवाद अर्थात उपनिवेश बनाना बहुत ही जरूरी है। सातवां पॉइंट है राजनीतिकों की भूमिका। कहते हैं इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी आदि देशों के तत्कालीन राजनीतिकों ने साम्राज्यवाद के उत्थान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने राजनीतिक हितों, निजी स्वार्थों के लिए साम्राज्यवाद को जरूरी बताया। उन्होंने दूर दराज के देशों में उपनिवेशों की स्थापना में अपना बहुमूल्य योगदान दिया था। इनके प्रयासों के फलस्वरूप उपनिवेशों की स्थापना हुई। आठवां पॉइंट है दोस्तों ईसाई धर्म का प्रचार। कहती है साम्राज्यवाद के उत्थान में ईसाई धर्म के प्रचार ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यूरोपीय पादरी और ईसाई मिशनरियां अफ्रीका और एशिया के देशों में धर्म प्रचार करने के लिए गए। उन्होंने बाइबल के सिद्धांतों का प्रचार किया ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ईसाई बनाया जा सके। ये लोग ईसाई धर्म अपनाने वाले को आर्थिक सहायता भी प्रदान करते थे। इसके अलावा ये मिशनरियां व्यापार की संभावनाओं को अपने देशों में बताते थे। इन्हीं के प्रयासों से अफ्रीका व एशिया में नवीन साम्राज्यवाद स्थापित करने में आसानी हुई। अब आता है दोस्तों साम्राज्यवाद के प्रभाव। क्या प्रभाव पड़े? सबसे पहला आर्थिक शोषण। भाई साम्राज्यवाद के परिणाम स्वरूप उपनिवेशों का बहुत आर्थिक शोषण हुआ। यूरोपीय शक्तियां आर्थिक लाभ कमाने के लिए अफ्रीका और एशिया के देशों में पहुंचे। उन्होंने भारत, चीन, अफ्रीका आदि देशों में अपने अपने उपनिवेश बनाए। वे इन उपनिवेशों से सस्ते दामों पर कच्चा माल खरीदते थे और अपना तैयार माल को यहाँ पर बड़े ही महंगे दामों पर बेचते थे। इन देशों में विदेशी माल पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया जाता था, यानी कर नहीं लगाया जाता था। और इन देशों में निर्मित माल पर भारी कर के अतिरिक्त कई प्रकार के प्रतिबंध भी लगाए जाते थे ताकि वह यूरोपीय उद्योगों की बराबरी न कर सके। इस प्रकार उपनिवेश आर्थिक रूप से कंगाल हो गए। सेकंड है गरीबी और बेरोजगारी। कहते हैं साम्राज्यवादी देशों की शोषणकारी आर्थिक नीतियों के कारण अफ्रीका और एशिया देशों में गरीबी और बेरोजगारी उत्पन्न हो गई। कुटीर उद्योगों के पतन से लाखों कारीगर, शिल्पी, मजदूर बेकार हो गए। अतः लोगों की गरीबी यानी निर्धनता व बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई
औपनिवेशिक सरकारें इन समस्याओं को दूर करने के लिए कोई कार्य नहीं करती थी। उनका उद्देश्य अधिक से अधिक धन कमाना ही था। तीसरा पॉइंट है कुटीर उद्योगों का पतन। कुटीर यानी छोटे उद्योग। कहते हैं यूरोपियन देशों की साम्राज्यवादी नीति के परिणाम स्वरूप स्वदेशी अर्थात कुटीर उद्योगों का पतन हो गया। भारत के कुटीर उद्योगों में निर्मित वस्तुओं की यूरोपियन देशों में बहुत मांग थी, जैसे सूती वस्त्र, कश्मीरी शाल, ढाका का मलमल आदि विदेशों में हाथों हाथ बिक जाते थे। उनके बदले में देश से सोना चांदी आता था। लेकिन साम्राज्यवाद के कारण भारत के अनेक छोटे यानी कुटीर उद्योगों का पतन हो गया। यूरोपीय उद्योगों में निर्मित वस्तुओं का मुकाबला वो नहीं कर सके। अंग्रेजों ने भारत को वस्त्र उद्योगों को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किए, अतः कुटीर उद्योगों का पतन हो गया। चौथा है राजनीतिक एकीकरण। भाई साम्राज्यवाद के परिणाम स्वरूप उपनिवेश का राजनीतिकरण एकीकरण हुआ। प्रत्येक साम्राज्यवादी शक्ति अपने उपनिवेशों में एक विशेष प्रकार की राजनीतिक प्रणाली लागू करती थी ताकि अपने आर्थिक हितों की रक्षा की जा सके। वे महत्वपूर्ण पदों पर अपने ही अधिकारियों को नियुक्त करती थी। उपनिवेशों के लोगों को केवल निम्न पदों पर ही लगाया जाता था। इससे पहले उपनिवेशों में राजनीतिक एकता नहीं पाई जाती थी। वे छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे। लेकिन यूरोपीय शक्तियों द्वारा उपनिवेशिक व्यवस्था स्थापित करने के पश्चात उपनिवेशों में राजनीतिक एकीकरण स्थापित हुआ। पांचवा है यातायात और संचार के साधनों का विकास। कहते हैं साम्राज्यवादी नीतियों के परिणाम स्वरूप उपनिवेशों अर्थात अफ्रीका, एशिया के अनेक देशों में यातायात व संचार के आधुनिक साधनों के विकास पर बल दिया गया। सभी उपनिवेशों में सड़कें, रेलगाड़ियां का निर्माण किया गया, रेल लाइनें बिछाई गई, डाक तार, टेलीफोन व्यवस्था को शुरू किया गया। अब एक देश की दूसरे देश से दूरी कम हो गई। यातायात के साधनों के विकास से लोगों को तेज गति से चलने वाले सस्ते साधन प्राप्त हो गए। इनसे जनसाधारण जनता को बहुत लाभ हुआ। छठा है शिक्षा का प्रसार। कहते हैं अफ्रीका और एशिया में यूरोपीय शक्तियों ने शिक्षा के प्रसार पर बहुत बल दिया। उन्होंने क्लर्क और निम्न स्तर के कर्मचारियों की प्राप्ति के लिए उपनिवेशों में अनेक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की। अतः शिक्षा का विकास अफ्रीका और एशिया के लोगों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ। पाश्चात्य शिक्षा के कारण उनमें जागृति उत्पन्न हो गई। वैसे भी शिक्षा के कारण ही भारत और अफ्रीका में स्वतंत्रता की विचारधारा विकसित हुई थी। सातवां पॉइंट है सैन्य प्रतिस्पर्धा यानी सैनिक। कहते हैं यूरोपीय देशों द्वारा अधिक से अधिक उपनिवेश प्राप्त करने के लिए आपस में सैन्य प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन आरंभ हो गई। शक्तिशाली देश बनने के लिए इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, रूस जैसे देश अधिक से अधिक उपनिवेशों पर सैनिक शक्ति के बल पर अधिकार करने का प्रयास करते थे। अतः यूरोपीय देशों ने आपसी गुट बनाने आरंभ कर दिए। यूरोपीय देशों की सैनिक स्पर्धा ने 1914 ईस्वी में विश्व युद्ध का रूप ले लिया, जो विश्व के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हुआ था। आठवां है सांस्कृतिक पतन। कहते यूरोपीय देशों की साम्राज्यवादी नीति के कारण उपनिवेशों में सांस्कृतिक पतन होने लगा था। यूरोपीय देश अपने उपनिवेशों में अपने धर्म और संस्कृति का प्रचार करते थे। उस समय ईसाई धर्म तथा यूरोपीय रीति रिवाजों का जोरों पर प्रचार किया जाता था। यूरोपीय लोग अपने उपनिवेशों की स्वदेशी संस्कृति को नष्ट करने का हर संभव प्रयास करते थे। अतः अफ्रीका और एशिया के उपनिवेशों में लोगों को खान पान, रहन सहन आदि में बहुत बदलाव आ गया। तो दोस्तों आज की वीडियो, आज का क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स, ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन समझ आ ही गया होगा। तो दोस्तों अगर इसकी PDF फाइल चाहिए फुल नोट्स की,
तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करके इसकी PDF फाइल ले सकते हो। तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।